तुमचं बालपण नेमकं कसं होतं? तुमचं कुटुंब, घरामध्ये कोण कोण मंडळी त्याच्यामध्ये होती? तुमची शाळा, तुमचं गाव. मी असं ऐकलं की तुमचं शिक्षण 2री पर्यंतचं अत्यंत दुर्गम भागातल्या गावामध्ये झालेलं आहे. थोडंसं त्याबद्दल तुम्ही सांगितलं तर आम्हाला नक्की ऐकायला आवडेल. माझे वडील पोलीस सब इन्स्पेक्टर म्हणून होते सुरुवातीला आणि DYSP म्हणून रिटायर झालेले. अच्छा. पण जेव्हा ते इन्स्पेक्टर होते तेव्हा माझा जन्म झाला आणि तेव्हा आमची म्हणजे आत्ता पण आमची मोठी शेती आहे, भरपूर शेती आहे, 96 एकर जागा आहे आमची. तर ते शेतीसाठी आई गावी जायच्या आणि मोस्ट ऑफ द टाइम ते गावी राहायच्या. त्यामुळे आईसोबत मी गावी राहिलो बाल्यकालात. आणि 2रीपर्यंत मी खेडेगावात, जिथे रोड पण नाही, इलेक्ट्रिसिटी पण नव्हती. आता रोड आणि इलेक्ट्रिसिटी आलेली आहे, पण ती तेव्हा नव्हती. आणि तिथे मतलब लांटन ज्याला सांगतात, कंदील, हां, त्याचं या खाली जे काही आई शिकवत होत्या ते काही मी शिकत होतो. आणि नंतर काही LKG प्ले स्कूल इथे कुठे गेलो नाही. तिथून सरळ जे पोते असतात, बारदान असतात, ते घेऊन जायचो. आणि तिथे ग्रामीण शाळा, एका खोलीची शाळा, मोस्ट ऑफ द स्टुडंट बाहेर बसायच्या झाडाखाली आणि तिथे शिकायचो प्रकृतीची ओगळी शाळामध्ये. आणि तिथे आम्ही शिकलो वारदानवर बसून 2रीपर्यंत. त्यानंतर सेंट रॉबर्ट स्कूल हजारीबाग येथे आमचं ॲडमिशन 3रीमध्ये म्हणजे आताचं ज्याला आपण नवीन जिल्ह्याचं नाव झालं हजारीबागचं, आता त्याला आपण आता काय म्हणतो नवीन? हजारीबागचा दुसरा जिल्हा. आमच्या पूर्वच्या जे म्हणजे आमच्या भाग आहे, गावाच्या कडेचा भाग, ते आता रामगड जिल्ह्यामध्ये, रामगड जिल्हा. आणि माझ्या जे टाऊनमध्ये आता घर आहे ते हजारीबागमध्ये आहे, हजारीबाग टाऊनमध्ये. आता आमचं गाव आहे रामगड जिल्ह्यामध्ये. आणि आमचं जिथे आम्ही नंतरचे शिक्षण केलेले आहे आणि आमचं घर आहे जिथे, ते हजारीबाग टाऊनमध्ये. मी असं ऐकलं तुम्ही शेती सुद्धा तरुण असताना त्या काळात केलेली आहे. एकदम खरं आहे, मी शेती केलेली आहे. आणि ते धान शेती होती, धान शेती केलेलं आहे. आणि शक्करकंद, रताळू सांगतात आपण, ते शक्करकंदची शेती आणि धानाची शेती केलेली आहे. हेच 2 फसल त्या काळात होत होते माझ्या गावी. श्रोते, आपण ऐकतोय कृष्णप्रकाश सर यांना. आम्ही परत आपल्याकडे लवकरच एका ब्रेक नंतर येतोय. तुम्ही कुठे जाऊ नका. 90.4 FM सोबत तुम्ही ट्यून राहा, ऐकत राहा रेडिओ नगर, आवाज तुमचा. कृष्णप्रकाश सर, मला तुम्हाला पुढे जाऊन विचारायचं आहे की हे सगळं सुरू असताना नेमकं आयुष्याचं ध्येय सापडणं, आपण ज्याला म्हणतो की काहीतरी लक्ष आयुष्याला आपल्याला जे मिळतं, नेमकं हे ध्येय तुम्हाला कसं सापडलं? आयुष्याचं ध्येय सर्वांना सिग्नल्स मिळत असतो, इंडिकेटर मिळत असतो, त्यांना ते कळत नाही. माझ्या ध्येय माझे आई वडिलांकडूनच मला मिळालेला आहे. जसा जेव्हा मी गावी जायचो अधूनमधून नंतर पण, तेव्हा एक दिवस रात्री जे भातची शेती होती ते कापले जातात आणि नंतर गठ्ठे करून तिथे सोडले जातात शेतात आणि नंतर आणले जातात. तर रात्री माझी आईने मला सांगितले की तुम्ही जाऊन बघून या, तर कोणी चोरून वगैरे नेत नाही ना, एकदा बघून या. तर तिथे गेल्यानंतर हत्तींची चिंगाळ मी ऐकले, आवाज ऐकले. त्यामुळे मला खूप भीती वाटला. मी थोडा देर 1-2 तास, पण जसा चिंगाळ जवळ येत होते तसा माझी भीती आणखीन वाढत होती. शेवटी मी निर्णय केले, हनुमान चालिसाचा पाठ करत मी परत आलो घरी. माझ्या आईने मला विचारले की तुम्ही का परत आला शेतातून? ते धान म्हणजे भातच्या जे हे केलेले आहे फसल, ते कोणी चोरून नेते. मी सांगितलं हत्तीचं चिंगाळ येत होते. माझी आईने सांगितलं कि मृत्यु आनी है तो कभी भी आ सकती है, इसके लिए डर कर काम नहीं चलेगा. जो अपना कर्म है उसे पूरा करो. कर्म करते हुए मृत्यु हुई तो मुझे गर्व होगा, लेकिन कर्म ना करते हुए मृत्यु हुई, निकम्मेपन में मृत्यु हुई, तो मुझे शर्म आएगी. तब से मृत्यु के प्रति भय
निकल गया, और कर्म करते हुए तो कम से कम बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं मरूँ कर्म करते हुए मरूँ। निर्भीड़ता का संस्कार माँ से आपको माँ से मिला। उसी वक्त से मिलता आ रहा है। मिलता रहा है। जी जी। तर दुसरा असं झाला की मी स्काउट गाईडमध्ये होतो, अच्छा. आणि माझे मला जे कोणी बघायच्या खाकी ड्रेसमध्ये, स्काउटचा ड्रेस त्या काळात खाकी होता, आत्ता काय आहे मला माहीत नाही, पण त्या काळात खाकी ड्रेस होता. तर ते सर्व सांगायचे की तुम पे खाकी बहुत जमती है, जचती है. तो मैं बोलता था ठीक है मैं आईपीएस बनूंगा. तो एक दिमाग में वो बात बैठ गई. अच्छा. तीसरा जो ये आया, तत्व आया, वो ये आया कि जब मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मैं बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में से एक था, बहुत ही मेधावी विद्यार्थियों में से एक था, और मैं जोर शोर से तैयारी कर रहा था. उस वक्त जब सब लोग बाहर थे, हमारे पड़ोस के एक चीफ इंजीनियर की वाइफ और चीफ इंजीनियर की पत्नी जो थी, वो एक कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी, और उसी कॉलेज में एसपी की धर्मपत्नी एडहॉक बेसिस पर पढ़ाती थी. उनका संबंध उनसे बहुत ही बेहतरीन था, और अचानक एक दिन मैं पढ़ाई करते वक्त मैंने देखा कि सार्वजनिक कुएं के चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है. अच्छा. मैं वहां पहुंचा तो वहां एसपी को बुला लिया गया. एसपी आए और मुझे समझाने लगे, डांटने लगे. मैंने कहा कि देखिए आप गलत कर रहे हैं. अच्छा. ये सार्वजनिक कुआं है, सार्वजनिक विहीर है, और ये जगह भी सार्वजनिक है. उन्होंने कहा कि इस पे लिखा हुआ है दिस रोड लीड्स टू आरपी राणाज लैंड. मैंने कहा बिल्कुल, ये आरपी राणा की जमीन पर जा रही है ये रोड. इसका अर्थ ये नहीं कि रोड उनकी हो गई. अगर उनकी रोड हो गई तो आप रोड जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पूरा कवर कर लीजिए, पूरा कंपाउंड वॉल बनाइए, पूरे भिंत बांधिए. यहाँ से बांध क्यों रहे आप? मेरे विरोध के कारण वो कुआं घेर नहीं पाए. फिर 2 प्रवीक्षाधीन पुलिस उप अधीक्षकों को भेजा गया. वो दोनों आए, दोनों से मेरी बहस हुई, पर दोनों अच्छे निकले, और दोनों ने समझदारी से काम लेते हुए कहा कि आपका मुद्दा सही, और चले गए. उसके कुछ दिनों के पश्चात उसी पड़ोसी के घर से चोर चोर की आवाज आई. हमारे मन में मदद की भावना थी, इसलिए मैं, मेरा भाई, मेरे माँ, सब लाठी काठी डंडे, लोहे के रॉड, जो कुछ थे, मेरे घर में एक बंदूक थी, सब लेकर हम लोग निकले. वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने बताया कोई चोर था, ये खोल रहा था, खिड़कियाँ खोल रहा था, लेकिन भाग गया. ऐसे 2-3 घटनाएं हुई, और उसके बाद एक दिन अचानक जब मैं पढ़ाई करते करते शाम को थोड़ा सा थक गया, और एक कार्यांतरण के लिए मैं क्रिकेट खेलने पहुंचा बच्चों के साथ. मैदान में पास ही एक मैदान था, उसमें ग्राउंड में. तो वहाँ पुलिस आई, और पुलिस ने मुझे उठा लिया. अच्छा. बिना वजह? बिना वजह. और पुलिस ने पहले सामने बिठाया और बोला कि तुमने चोर चोर की आवाज़ सुनी थी? मैंने बोला हाँ सुनी थी. तुम गए थे? बोला हाँ हम गए थे, जब हमें पता चला तो हम मदद करना मेरा फर्ज, इसलिए हम गए थे. आ जाओ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है. बिठाया. मुझे उस समय भी सदमा बैठा, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो सहकार्य करना चाहिए पुलिस का. रास्ते में अचानक गाड़ी रोक दी और बोला तुमने यहाँ से ये मोटरसाइकिल चोरी की थी. अच्छा. झूठा इल्जाम लगाया? झूठा इल्जाम लगाया. फिर दूसरे पेट्रोल पंप के पास ले गया, यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी की थी. मैंने उनको बोला मुझे आज तक मोटरसाइकिल चलानी भी नहीं आती है. जिस समय मैं 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा था, उस समय तक मेरे पिता ने कभी भी कोई वाहन खरीद कर नहीं दिया था. यहाँ तक कि जब हमने उनसे ये बात कही थी कि दूसरे पुलिस उपाधीक्षक के बच्चे मोटरसाइकिल और कार लेकर घूमते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है और तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है, और इसलिए उन्होंने केवल एक साइकिल खरीद कर मुझे दी थी, और उस साइकिल से ही मैं अपने कॉलेज जाता था. तो इस घटना के बाद वो मुझे उठाकर ले गए. पहले पीछे बैठने को कहा, फिर पीछे नीचे बैठने को कहा,
चारों तरफ से संगीन लगा दी बंदूक की, एकदम खतरनाक तरीके से। जब मैंने कहा मेरे पिताजी पुलिस उपाधीक्षक हैं, तो उन्होंने कहा ये तो हमें पता है, इसलिए तो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि पुलिस कितना खतरनाक हो सकती है, पुलिस कितने तरीके से पूछताछ कर सकती है। मेरा तो कांटो तो खून नहीं, पूरी तरह से हालत ख़राब। जब वो मुझे लेकर गए और पुलिस निरीक्षक के कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया? हाँ, तो काफ़ी देर तक वो मुझे तरह तरह से पूछते रहे। अच्छा Torture ये किया। नहीं करते हो, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी मेरी आवाज़ की। अच्छा ये नहीं करते हो तो क्या ड्रग का धंधा करते हो? मैंने अच्छा। बोला मैंने आज तक ड्रग का बारे में मैं जानता नहीं। आप तो ऐसी चीज़ें बात कर रहे हो कि जिसे एरोप्लेन चलाना नहीं आता, जिसे एरोप्लेन में जो कभी बैठा नहीं हो उसको आप एरोप्लेन हाईजैक की बात बता रहे हो। वाह। इस तरह से आप कर रहे हो, ये सही नहीं है। पर लगभग 2-3 बजे तक मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर करते रहे और अंततोगत्वा उन्हें क्या लगा क्या नहीं, उन्होंने लाकर मुझे घर में छोड़ा। मेरी दीदी ने मेरे पिता को फ़ोन कर दिया था, माझ्या वडिलांना फ़ोन केला होता, वडील निघाले होते तिथून, पण येण्यामध्ये वेळ लागत होते। दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ते परत आले तेव्हा सकाळी सकाळी मी निघून गेलो होतो। सर्वांच्या मनामध्ये भीती की काय करणार ते, काही संताप नेम डोक्यात नाही, घेतलाय, हां जाऊन काही संतप्त करेल. माणूस। पण मी तिथे एक खादीचा थैला होता, त्यामध्ये खूप दगड टाकून घेऊन गेलो होतो कि आज तर उस इंस्पेक्टर को पीआई को मार डालूंगा। अच्छा, हाँ, तो ठेचुन बदले की मारून भावना टाकना, आपके मन बदले में की भावना में जागृत हुई थी। पर मेरे पिता पहुंच गए और वो वहाँ जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर मुझे देखा, वो कंप्लेन करने आए थे पुलिस स्टेशन में, जी। जब उन्होंने देखा तो मेरी मनस्थिति समझ गए। उन्होंने बोला ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं पत्थर से इसे मार डालूंगा पीआई जब आएगा इंस्पेक्टर। अच्छा। तो बोले नहीं बेटा, अपनी ऊर्जा का सकारात्मक यूज करो। दुनिया में मुश्किलें आती रहती हैं, लेकिन सकारात्मक उपयोग करोगे तभी उसका सही उपयोग हो पाएगा। मेरी मनस्थिति 2-3 दिन देखने के बाद मेरे पिता ने मुझे अकेले गुमसुम देखकर कहा कि तुम गांव में खेती करने जाओ। फिर मैं माँ के साथ गांव में खेती करता रहा। लगभग 1 साल तक, 1 वर्ष तक मैं से खेती करता रहा। मैंने उस बार 12th ड्रॉप कर दिया और अगले साल, अगले वर्ष मैंने डे स्कॉलर के रूप में मैंने परीक्षा दी, न कि रेगुलर के रूप में परीक्षा नहीं दी, परीक्षा दी। और फिर मैंने ये संकल्प लिया। उस दरमियान मैंने नेहरू युवा केंद्र के साथ काम किया। मैंने सुना कि कुछ युवा संदेश करके मैगजीन था, हाँ, उसका उसके भी आप एडिटर उसका कुछ रह चुके संपादक हैं। बन गया उस दरमियान, क्योंकि चूंकि अभी दूसरी पढ़ाई नहीं कर रहा था तो युवा संदेश का संपादन का काम मैं करने लग गया, नेहरू युवा केंद्र की पत्रिका का, जो वहाँ से चल रही थी। और उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने लगा। अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग किया। अपनी ऊर्जा से खेती में, भात की खेती में और शक्करकंद की खेती में उसकी पैदावार बढ़ाने की कोशिश की। और फिर अपनी ऊर्जा से नए नेहरू युवा केंद्रों के सेंटर्स खोले यूथ वॉलंटियर के रूप में, और उसमें काफ़ी सक्रिय रहा। उसके बाद ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन सेकुलरिज्म पर भी मैंने काम किया, बाद में नेहरू युवा केंद्र और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद मेरे मन में ये ठोस निर्णय आया कि चाहे कुछ भी हो, मैं आईपीएस ही बनूंगा। मतलब वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जी, कि मैं आईपीएस ही बनूंगा। और आईपीएस बनकर मैं ये काम करूंगा कि किसी व्यक्ति पर कभी कोई झूठा केस, झूठा इल्जाम लगाकर उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, और किसी अपराधी को, जो सचमुच अपराधी और जिसके खिलाफ प्रमाण और पुरावे हैं, साक्ष्य हैं, उनको छोड़ा ना जाए। और ये काम मैंने ज्वाइन करने के बाद किया है। कोशिश की है कि किसी पर अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, और कोई अपराधी छूटे ना। ये दोनों चीज़ें किया मैंने। और एक महत्वपूर्ण था कि हमारा जो पुलिस का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उस जमाने में, बिहार का जो आईपीएस और डीवाईएसपीज का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था स्टेट के में, वो हजारीबाग में मेरे घर से मुश्किल से 500 कदम दूर था। अच्छा, तो आप देखते थे वहाँ की उन लोगों को गतिविधियाँ? मैं देखता था। वो लोग हमारे घर के बगल में, मेरे चाचा के घर के नीचे टेलीग्राफ ऑफिस था, वहाँ ट्रंक कॉल बुक करने आते थे। उस ज़माने में ये मोबाइल नहीं था और इसलिए ये व्यसन भी नहीं थे व्हाट्सएप और ये सब के। वो वहाँ पर ट्रंक कॉल का इंतज़ार कर रहे होते थे और आपस में गप्पा गोष्ठी कर रहे होते थे। तो उनसे मेरी धीरे धीरे जान पहचानी और मुझे कॉन्फिडेंस हो आया कि अगर ये कर सकते हैं
तो मैं भी कर सकता हूँ।